नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 28 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्प हैं, उसमें से संबंधित संख्या को चुनना है। तो 35 का संबंध 4 के साथ हमारा, और 57 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करते हुए हमें ऑप्शन से उत्तर को ढूंढना है, आंसर को ढूंढना है। अब देखिए ढूंढेंगे कैसे। 35 को क्या करेंगे, जो 4 हमारे पास आ जाना चाहिए। तो 35 में 3 और 5 दो अंक हैं। दोनों अंक को यदि हम जोड़ देते हैं, 3 5 को यदि जोड़ दें तो हमारे पास 8 आ जाता है, और 8 को आधा कर दें या 2 से भाग कर दें तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो हमने 4 ले आया। अब उसी प्रकार 57 में भी दो अंक हैं, 5 और 7। इस दोनों को यदि जोड़ लें तो 12 हो जाएगा। हमने पैटर्न ढूंढा और 2 से भाग दे दें तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा, जो कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आंसर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन 1 का आंसर ढूंढ लेते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमारा कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है, उसे ज्ञात करना है। अब लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? अब देखिए यहाँ पे कितना आसानी से हमें तुरंत हमारा एग्जाम में दिमाग आना चाहिए, दौड़ना चाहिए। दिमाग में तुरंत ये दौड़ना चाहिए कि आखिर 5 6 7 8 9 को क्या किया जाए कि ये नीचे दी गई संख्या में कन्वर्ट हो जाए। तो बहुत आसान से दिख रहा है कि जोड़ घटा गुना भाग करने से नहीं होगा, ये स्क्वायर या क्यूब करने से होगा। तो जब हम 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 का क्यूब करेंगे तो 125 प्राप्त होगा। जब 125 प्राप्त हो जाएगा हमारे पास तो हमें लाना है 115। तो 125 में से हम कितना घटाएंगे? तो 10 घटाएंगे। तो हम 10 जब घटाएंगे तो 115 आ गया। 115 हमारा आ गया। बस सेम तरीका हम 6 के साथ भी लगा के देखेंगे। क्या ये 6 के साथ भी यही तरीका लगा हुआ है? 6 के साथ जब लगाएंगे तो 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है? 216। और 216 में से 10 घटा लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 206 आता है। देखिए हमारा 206 भी आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो पैटर्न ढूंढा, हमने जो संबंध स्थापित किया, वो बाकी संख्याओं के साथ भी स्थापित हो रहा है। हम जब 7 का ज्ञात करेंगे तो 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब करते हैं तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और 343 में से कितना घटाना है? 10 घटाना है। 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 333। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? 333 आना चाहिए, और 333 हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। हम ऑप्शन डी में टिक लगा के आगे एग्जाम में बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना है क्या यह प्रक्रिया 8 के साथ भी है। तो 8 का जब हम इस क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब जब करेंगे तो हमें कितना? 8 8 64, 8 8 64, और 64 8 8 चौके 32, 8 8 छके 48, 3 51, 512 में से यदि हम 10 घटा लेते हैं तो क्या 502 आ रहा है? 502 आ रहा है। देखिए हमारा यह पैटर्न 9 के साथ भी लगेगा। तो हमने पूरा 9 के साथ भी याद करके आपको चेक कर लेना है। हमने आंसर ढूंढा 333, हमारा आंसर 7 का क्यूब करने के बाद
10 घटाने के बाद प्राप्त किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है। अब श्रृंखला को पूरा करना है तो कैसे पूरा करेंगे? श्रृंखला में दो संख्याएं दो प्रश्नवाचक चिन्ह को पूरा करना है। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या लगा हुआ है। 18 को बड़ी संख्या 18 है, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, मतलब हम एकांतर लेंगे। अब हम डायरेक्ट में नहीं करके, मतलब एक अंक को छोड़ के अगली संख्या से संबंध स्थापित करेंगे या पैटर्न ढूंढेंगे। 18 में कितना जोड़ने से 21 हो जाएगा? हमें 18 में 3 जोड़ने से 21 हो जाएगा, तो हम 3 जोड़ दिए। 21 में कितना जोड़ने से 24 हो जाएगा? 3 जोड़ने से। प्लस 3 का यहाँ पे हम 24 में कितना जोड़ेंगे? जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा। 24 3 27, हमारा एक संख्या 27 आ गया। अब दूसरी संख्या के साथ क्या पैटर्न लगा हुआ है उसे ढूंढना है। 15 में कितना जोड़ेंगे? 19, 15 4 19। 19 में कितना जोड़ेंगे? 23, 19 4 23। 23 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे, 23 4 27, यानी हमारा दोनों संख्या 27 और 27 आ रहा है। आंसर में हमारा 27 और 27 दोनों आ रहा है। तो हमने पैटर्न ढूंढते हुए उस पैटर्न पे जब संख्याओं को रखा तो हमारा आंसर 27 और 27 आ रहा है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है m बराबर 13। m का कोड 13 दिया हुआ है। MBA का कोड 48 लिखा गया है, तो BBAC का कोड SSC CGL GDP CPO में पूछा हुआ प्रश्न है। तो M का मान 13 है, तो M का कोड 13 दिया है, तो MBA का कोड 48 दिया हुआ है। कैसे? तो M का मान हो गया 13, B का मान 2, A का मान 1। जब इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 13 2 15, 1 16, कितना आएगा हमारा? 16। 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48 आएगा। 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48 आएगा। यह 3 से गुना क्यों किए हम? यहाँ पे 3 से गुना इसलिए किए हैं कि अक्षरों में, MBA में अक्षरों की संख्या 3 है। अक्षरों की संख्या कितना है? 3 है, इसलिए हम यहाँ 3 से गुना किए। यहाँ पे 13 गुना 1 करेंगे तो हमें 13 ही प्राप्त होगा। और 1 से गुना क्यों किए? क्योंकि M में अक्षरों की संख्या 1 है। उसी प्रकार BAC को जब कोडिंग करेंगे तो B का मान 2, B का मान 2, A का मान 1, C का मान 3, सबों को जोड़ते हैं। 2 2 4, 1 5, 3 8, कितना हो गया? 8। लेकिन अक्षरों की संख्या कितनी है इसमें? 4। तो 8 को 4 से गुना करेंगे हम तो कितना हो गया हमारे पास? 32। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जो कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फिर से समझ लीजिए। जब M का कोड 13 दिया हुआ है तो M की संख्या 1 है, तो 13, M का स्थानीय मान 13, 13 को 1 से गुना किए तो 13। MBA में ये B है, MBA में M, B और A को कोड के स्थानीय मान को जोड़ लेते हैं तो 16 प्राप्त होता है। लेकिन MBA में अक्षरों की संख्या कितनी है? इसमें लेटर्स की संख्या है 3, तो हमने 3 से गुना किया। इसमें लेटर BBAC में लेटर्स की संख्या है 4, तो हमने संख्याओं को जोड़ के 4 से गुना करके आंसर ढूंढ लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द समूह चयन कीजिए। नई दिल्ली भारत, बीजिंग चीन, ढाका बांग्लादेश। देखिए ये भारत की राजधानी नई दिल्ली है, चीन की राजधानी बीजिंग है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है लाहौर नहीं है, हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये कुछ जीके से संबंधित भी प्रश्न इसमें
दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। जब अक्षर श्रृंखला श्रेणी में लेटर्स और अक्षर संख्या दोनों रहे तो हमें संख्या पे पहले ध्यान रखना है। 48 से 45 की ओर जब आते हैं तो -3 होता है। 45 से 42 की ओर आए तो फिर -3 हुआ। 42 से 39 की तरफ आए तो फिर -3 हुआ। अब जब यह -3 में आ रहे हैं हम, तो 39 में -3 कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 36। 36 वाला हमारे ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जब लेटर को हम देखेंगे एल से एम में आते हैं तो एल एम, एल के बाद क्या हो गया? एल के बाद जस्ट एम हो गया तो 1 प्लस हुआ। एम के बाद 1 प्लस हुआ एन हो गया। एन में 1 प्लस किए ओ हो गया। ओ में 1 प्लस करेंगे तो पी से शुरू होने वाला, जो पी से शुरू हो रहा है लास्ट में 36 है। बाकी हम एग्जाम में इतना समय व्यतीत नहीं करते हुए सीधा हम आंसर पे ढूंढेंगे। आंसर आ गया, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। आकृति, बेलन और आयत। आकृति, बेलन और आयत में संबंध स्थापित करना होगा, चूंकि बेलन भी एक आकृति है और आयत भी क्या है? एक आकृति है। तो हम जब यह बेलन का हमने डायग्राम बनाया और यह आयत का डायग्राम बनाया तो यह दोनों किस में आ जाएगा? आकृति में आ जाएगा। यह दोनों आकृति में आ जाएगा, आकृति के डायग्राम में। इस प्रकार का डायग्राम ऑप्शन में हमें सी में दिख रहा है तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संबंध को कैसे स्थापित किया जाता है, बस वह जानकारी होना आपके पास जरूरी है। बेन आरेख में शब्दों के बीच, चूंकि ये दोनों बेलन और आयत में कोई संबंध नहीं है, दोनों अपनी अपनी आकृति है और यह आकृति का संबंध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृति में, तो इसमें इस प्रकार के आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए हम पाठ करते हैं 1 2 3 4। इधर से भी पाठ करते हैं 1 2 3 4। जब दोनों तरफ का सेम पार्ट हो, सेम भाग हो, तो हम इसका क्या करते हैं? हम इसका क्यूब निकालते हैं, बड़ी संख्या का क्यूब निकाल देते हैं। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। इसमें त्रिभुज की संख्या हमारा 64 आ जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। जब सेम आकृति में सेम भाग हो, सेम आकृति का मतलब त्रिभुज की संख्या निकालना हो, तो उसमें जितने सबसे बड़े भाग होते हैं उसका क्यूब ज्ञात कर लिया जाता है। अब जैसे इसमें 5 भाग होता, एक आकृति एक और कटा हुआ होता और 5 होता तो 5 का क्यूब निकालते, 6 होता तो 6 का क्यूब निकालते। तो इस प्रकार से हमारा 4 भाग है इसमें, तो 4 का क्यूब निकाल के हम आंसर ढूंढ लिए और यह हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जब इस आकृति के दोनों भाग बराबर ना हो तो उसके लिए हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको आप जाके देख लीजिएगा। यार ये 4 और ये 3 होता तो उसके लिए दूसरा तरीका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नॉर्वे का संबंध ओस्लो से और ईरान का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। देखिए, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ये राजधानी है। तो ईरान की राजधानी मॉस्को नहीं है, ये रूस की राजधानी है। बगदाद नहीं है, इराक की राजधानी है। ये मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। तेहरान होगा इसमें। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तेहरान। क्योंकि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है तो ईरान की राजधानी तेहरान होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से कौन सा विकल्प रखने पर श्रृंखला पूरी होगी? अब देखिए, श्रृंखला जब पूरा करना हो तो बी के बाद हमारा यहाँ पे एन दिया हुआ है। बी के बाद क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। यहाँ भी के बाद हमारा एन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एन रखेंगे।
हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एन रखेंगे। शुरू का लेटर हमारा खाली है और बी से पहले एच रखा हुआ है। बी से पहले हमारा एच रखा हुआ है तो हम यहाँ एच रखेंगे। अब यहाँ पे एन के बाद यहाँ पे टी है तो एन के बाद यहाँ पे टी रखेंगे, एन के बाद टी हो जाएगा। आई एन से पहले क्या है, एन से पहले बी है तो एन से पहले बी रख देंगे, बी रखा। बी से पहले हमारा एच है तो एच रखेंगे, एच रखेंगे। तो हमने और यहाँ बी से पहले एच रखेंगे, चूँकि एच एन टी बी एच, एच एन टी बी एच, एच एन टी बी एच। अच्छा, हमारा ऑप्शन एन टी बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें ये जी एच हो जाएगा और ये भी जे एच हो जाएगा। ऑप्शन हमारा टाइपिंग मिस्टेक के कारण प्रॉब्लम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित पासे में लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा। देखिए, इस प्रकार के पासे हमेशा सामान्य पासे होते हैं, ये हमें ध्यान रखिए। जब सामान्य पासा हो तो हम कॉमन अक्षर, कॉमन शब्द या कॉमन लेटर ज्ञात करते हैं। कॉमन शब्द ज्ञात करना है। कॉमन दो पासा दिया हुआ है, पासा 1 पासा 2 में कॉमन हमें हरा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी हरा दिख रहा है। तो हरा के विपरीत हरा कॉमन हमने ढूंढ लिया, पासा 1 पासा 2। अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज चलेंगे। हरा का क्लॉकवाइज लाल हो जाएगा, यहाँ पे लाल पासा 1 में, और पासा 2 में हरा का क्लॉकवाइज गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी। अब यहाँ पे जब हम ये डालते हैं और हमें ज्ञात करना है लाल के विपरीत ही, तो हमें लाल के विपरीत तो मिल गया। लाल के विपरीत क्या है, गुलाबी। लाल के विपरीत गुलाबी हमें प्राप्त हो गया। हम आगे प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में, हमें समय बचाना होता है, तो हम सीधा टिक ऑप्शन में लगाएंगे। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही है 11 नंबर प्रश्न का, लाल का विपरीत गुलाबी हो जाएगा। बाकी फिर क्लॉकवाइज जाएंगे, लाल के क्लॉकवाइज तो हमें पीला प्राप्त होगा। यदि प्रश्न में पीला रहता, पीला का विपरीत, तो पीला, और गुलाबी का क्लॉकवाइज काला, तो पीला का यहाँ पे विपरीत काला हो जाता। हम क्लॉकवाइज गए, क्लॉकवाइज लिखे, घड़ी के दिशा के अनुसार लिख दिए, और उसका उल्टा विपरीत पासा 1 पासा 2 के ठीक विपरीत, पीला के विपरीत काला हो जाता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक कूट भाषा में JSM का 157 है और PSJ का 507 है, तो P का कूट क्या होगा। अब देखिए, JSM का कोड दिया हुआ है 157, PSJ का कोड दिया हुआ है 507। इस तरह के कोडिंग को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। अब देखिए, दोनों में J कॉमन है, J कॉमन है। अब संख्याओं में कॉमन 5 है, 5 है, हमने कट कर दिया। अब फिर अक्षर में देखिए कॉमन क्या है, S कॉमन है, S कॉमन है। अब यहाँ पे संख्याओं में F7 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो हमारे पास बचा इधर M, M का कोड 1 हो जाएगा, और हमारे पास इधर क्या बचा P, P का कोड 0 हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना था, P का कोड, तो P का कोड 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए संयोजक का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। देखिए, दर्पण दिया हुआ है, दर्पण के अंदर, दर्पण में कौन सा चित्र, किस तरह का चित्र बनेगा। अब यह चित्र बनने के लिए हमें 2 लाइन यहाँ सेम का सेम हो जाएगा। पहले लाइन हम मिलाएंगे कि सेम का सेम, ऑप्शन ए में लाइन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन बी में भी लाइन नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा ये तीर का निशान जो ये है, ये तीर का निशान ऐसा हो जाएगा, और ये तीर का निशान ऐसा ही है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन डी
सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह दर्पण के प्रतिबिंब का चित्र हम ज्ञात करते हैं। कौन सा नहीं होगा उसे पहले निकाल दीजिए, ऑप्शन आपका सही आंसर तुरंत आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि पूरब उत्तर बन जाता है, पश्चिम दक्षिण बन जाता है और उसी तरह फिर दक्षिण क्या बनेगा? अब देखिए, दिशा का ज्ञान आपका रहना जरूरी है। ये उत्तर होता है हमेशा, ऊपर का भाग, नीचे का भाग दक्षिण होता है, दायां भाग पूरब होता है और बायां भाग पश्चिम होता है। अब प्रश्न में दिया गया है क्या कि पूरब उत्तर हो जाता है। पूरब को यदि हम उत्तर लिखते हैं, पश्चिम दक्षिण बन जाता है, पश्चिम को दक्षिण लिख देते हैं, पश्चिम मेरा दक्षिण लिखा जाता है, बन जाता है, तो उसी प्रकार फिर दक्षिण क्या बनेगा? दक्षिण क्या बनेगा? तो उत्तर के दाहिना तरफ पूरब, तो उत्तर के दाहिना तरफ यह पूरब बन जाएगा और ये पश्चिम बन जाएगा। तो अब हमें ढूंढना था आंसर, तो पूरब बन जाएगा। तो पूरब ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। संख्या समूह के समान है। 19 का यह स्क्वायर है 361, 19 का स्क्वायर होता है 361, लेकिन 16 का स्क्वायर 276 नहीं होता है। 16 का स्क्वायर 276 नहीं होता है, लेकिन 23 का स्क्वायर होता है 529 और 21 का स्क्वायर होता है 441। ये स्क्वायर सबका होता है, लेकिन 16 ऑप्शन बी जो हमारा है असंगत है, संख्या समूह के समान नहीं है। 16 का स्क्वायर 276 नहीं होता है, बाकी में उसका पहली संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन बी में आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है? कथन क्या दिया हुआ है? P लेस देन Q, P छोटा है Q से, तो Q बड़ा हो जाएगा P से। हम बना जो रहे हैं वो समझते जाइए। बड़ा है तो ऊपर है। Q ग्रेटर देन R, Q बड़ा है R से, तो एक R भी है जिससे यह बड़ा है Q, मतलब Q बड़ा हो जाएगा P से भी और R से भी। अब R बराबर है S के, R बराबर है S के, सामने सामने रख दिया। R बराबर है S के और S छोटा है M से, S छोटा है M से, तो M ऊपर हो जाएगा, S नीचे हो जाएगा। और M बड़ा है N से, M बड़ा है N से, तो एक N भी हो जाएगा, N भी हमने डाल दिया। कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष 1 क्या दिया हुआ है? P ग्रेटर देन S, P ग्रेटर देन S कहीं पे है। P यदि S से बड़ा होता तो S P ऊपर होता, P S से, इसका मतलब है, इस निष्कर्ष का मतलब है P बड़ा होता S से तो ये डायग्राम बनता, लेकिन ये डायग्राम हमारे डायग्राम में कहीं नहीं है, तो हमारा ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष गलत है। यह निष्कर्ष हमारा गलत है। निष्कर्ष 2, R लेस देन N, R लेस देन का मतलब हमारा क्या बनता? R लेस देन N का मतलब है N बड़ा होता और R, तो R और N के ऊपर नीचे कहीं है नहीं, R और N दोनों एक ही लाइन में है, बराबर के लाइन में है, तो हमारा निष्कर्ष 2 भी गलत हो गया। निष्कर्ष 2 भी हमारा संभव नहीं है, तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2 सत्य है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए घन में फलक S के विपरीत कौन सा अक्षर है? फलक S के विपरीत हम ज्ञात करते हैं जब एकांतर अक्षर खोजते हैं। Z का एकांतर मतलब Z का विपरीत यहाँ पे भी हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि विपरीत का मतलब है सामने जो फलक दिखता है वो सामने वाला फलक विपरीत नहीं होता। 3 फलक दिखता है 6 में, तो उसमें से कोई ना कोई भुजा आपस में मिला हुआ होता है। जेड के साथ भी का कोई भुजा मिला हुआ है नहीं। जेड के साथ मिला हुआ है वाई, जेड के साथ मिला हुआ है टी और जेड के साथ जेड, ये 3 भुजा ही मिला हुआ है। इसलिए ये तीनों विपरीत नहीं हो सकते। जेड के विपरीत जेड नहीं होगा, जेड के विपरीत वाई नहीं होगा, जेड के विपरीत टी नहीं होगा। तो एकांतर हमारा जेड का कौन सा हो गया, एक के बाद का भी, तो जेड का विपरीत भी हो गया। अब हम ढूंढेंगे वाई का विपरीत, तो वाई का विपरीत हमारा यू हो जाएगा, क्योंकि y का विपरीत u इसलिए होगा कि y भी को छोड़ के u बन रहा है, तो y का विपरीत u हो जाएगा। और t का विपरीत हमारा s हो जाएगा, t का विपरीत s हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना था s के विपरीत, तो s के विपरीत हमारा आंसर t हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा सही हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कितनी संख्या त्रिभुज और आयत के अंदर है लेकिन वृत्ताकार के अंदर नहीं है। वृत्ताकार के अंदर जो नहीं है उस कब को कट कर देंगे। ये वृत्त के अंदर वाला हमें नहीं ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज और आयत के अंदर। ये त्रिभुज के अंदर है, त्रिभुज और आयत के अंदर। ये त्रिभुज वाला भी हमें नहीं चाहिए, ये त्रिभुज वाला भी नहीं चाहिए, आयत वाला भी नहीं चाहिए। त्रिभुज और आयत ये दोनों एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। इस दोनों एरिया के अंदर हमारा 11 है, तो 11 हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसके रॉ और कॉलम ज्ञात करते हैं। रॉ कॉलम को गुना कर देते हैं, तीन तिया 9, 3 तिया 9, जोड़ 2 दूनी 4, जोड़ 1, 9 4 13, 1 14। ये तो इसका हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, तो इसको जब गुना करेंगे हम आयत को, जब इस तरह के आयत को गुना करेंगे तो 1 2 1 2 2 दूनी 4 और जोड़ 1 5। इस आयत में 5, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 दिया 15। 15 आयत और जोड़ेंगे। 15 आयत जोड़ने के बाद 5 4 9, 1 1 2 29। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा 29 आयत है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयत की याद करने का एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। जब रॉ और कॉलम बराबर हो, रॉ बराबर कॉलम हो, रॉ बराबर कॉलम हो, तो हम प्रत्येक रॉ कॉलम को गुना करके जोड़ लेते हैं। प्रत्येक रॉ कॉलम को क्या करते हैं, रॉ कॉलम को रॉ गुना कॉलम जो रॉ गुना कॉलम बराबर संख्या ज्ञात कर लेते हैं। बस ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। अब ये सार्थक क्रम ढूंढना है। शिशु, वयस्क, बच्चा, बूढ़ा, किशोर। सार्थक क्रम ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चे से शुरू करेंगे, छोटे से शुरू करेंगे। छोटा से जब शुरू करेंगे हम, तो शिशु इसमें सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा शिशु होता है। शिशु के बाद हमारा हो जाएगा बच्चा। बच्चा 5 नंबर उसके बाद क्रम में आएगा। 5 नंबर के बाद हमारा बच्चा के बाद आ जाएगा किशोर। बच्चा के बाद क्या आ जाएगा, किशोर।
और किशोर के बाद होता है वयस्क, 3 नंबर उसके बाद आ जाएगा। वयस्क के बाद हमारा बूढ़ा व्यक्ति आता है। तो यह क्रम हमारा 1 से शुरू होने वाला क्रम, देखिए हम 1 से शुरू होने वाला क्रम हमारा सही है। हम इसको छोड़ के 1 से हमें एक ही आंसर था, हम उस समय भी हम आंसर लगा के अगले प्रश्न पे जा सकते थे, हमें आगे ढूंढने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमें पूर्ण जानकारी देना जरूर होता है। यदि सारे प्रश्नों का ऑप्शन 1 से शुरू होता तो हमें ये प्रक्रिया करना होता है, इसलिए ऑप्शन ए सी हमारा सही है। हमने ये प्रक्रिया कंप्लीट करके आपको बताया। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि सुबह के समय नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये टॉप 20 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये टॉप 20 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, काफ़ी VVI प्रश्न है, तो इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।